बात मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ये फैक्ट है। अभी जैसे कल सिग्नल पे खड़े थे हम लोग, रैली शुरू कर रहे थे, वॉक शुरू कर रहे थे, तो वहाँ सिग्नल पे काफ़ी गाड़ी वाड़ी जमा हो जाती है, ऑटो भी जमा हो जाती, तो उसमें से अचानक एक ऑटो वाला उतर के आके मुझे मेरा हाथ मिलाने लगा और हाथ चूमने लगा वो, कि सर बहुत बहुत मुबारक। कुछ कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, रैंडम। फिर बोला देखो मेरी माता जी भी अंदर हैं, वो भी खुश हो रही है बोल के, वो उधर पाने ग्रीन सिग्नल हो गया, वो हट नहीं रहा है, बोला फ़ोटो चाहिए। तो मैं बोला भाई गाड़ी आगे ले ले, तो पीछे से हॉर्न मारा मेरे पास, तो नहीं बस मुझसे मिले जा रहा, तो मैंने बोला आगे लो, तो आगे ला के साइड में रोक दिया। फिर उसकी माँ भी दौड़े दौड़ी आई मुझसे मिलने। तो ये मुझे इसका अभी इसको किस तरह आप देखते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ज़िंदगी में नहीं किया ऐसा कि लोग आके मुझे गाड़ी रोक के मिल रहे हैं, जबकि मेरी तो कोई पहचान है ही नहीं। फिर कोई शिवसेना की गाड़ी जा रही थी, वो आदमी रुक के आया, वो मुझसे मिला, उस जगह पे नहीं, आगे चल गए। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि लोग, अभी जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आपको भी मेरा एक अंदाज़ा होगा कि जिस तरह मैं बात करता हूँ, तो लोग ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वो ऊपर वाला जानता है। सर अगर जीतते हो तब मुद्दा सबसे पहले क्या चेंज चाहते हो, जो बैंड्रा में अगर जीतते हैं, अगर सबसे पहले हेल्थ पे काम बात होगी, कि साफ सफाई पे और एजुकेशन पे, प्रॉपर एजुकेशन एंड लेडीज एजुकेशन, बच्चों की गर्ल एजुकेशन। क्योंकि हमारे कौम में, मुसलमानों में ये बहुत बुरी आदत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ बहुत बुरी आदत है, कि बच्ची को पढ़ाते ज़्यादा नहीं है। 16, 17, 18 साल की हो जाए, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बाहर भी पढ़ाते होंगे जो भी है, लेकिन जो शादी के खिलाफ मैं नहीं। हमारे कौम में निकाह को आधा दीन बोला जाता है, हाफ द रिलीजन, तो मैं शादी के खिलाफ बिल्कुल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चियों की पढ़ाई रोक के उनको शादी में डाल देते हैं, और वो बच्ची भी फिर आगे बढ़ नहीं पाती, सोचती यही मेरी ज़िंदगी है। मेरा मकसद ये होगा कि भाई तुम पढ़ाओ, उसको एजुकेट करो, कि ताकि वो खुद अपने आप को ढूंढ सके, वो अपने आप को पहचान सके, तो फिर वो ज़्यादा सर्फ अच्छी तरह अपने हस्बैंड से मिलेगी, उससे प्यार करेगी। हस्बैंड भी पढ़ा लिखा होगा तो वो भी उसको उसी तरह के उसके हुकूक की कदर करेगा, बजाय इसके कि तू मेरी बीवी मेरा काम कर, जो आज होता है, सीधी बात है। तो मेरा एजुकेशन पे सबसे पहला है, हेल्थ पे रहेगा, फिर बिजनेस पे, कि तुम अपनी खुद की मतलब कमाओ यार, क्या तुम हो, अपने बच्चों को तरबियत ठीक से नहीं दे पा रहे हो, उधर नाले पे 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, आज भी वहीं हो। बढ़ो कुछ, क्योंकि तब तुम कमाओगे, जब पैसे आएंगे तुम्हारे पास, तुम भी एक पावर में आओगे, तुमको भी लोग देखेंगे, फिर तुमको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद इलेक्शन लड़ोगे, तुम खुद सबके खुद मुख्तार हो जाओगे। तो गली मोहल्ले में आप जब जाते हो जी। तो क्या मुद्दा आपको मिलता है, क्या मुद्दा लेके आते हैं जो अरे आपको अल्लाह, करता है, वो क्या बात मुद्दा मत है? कीजिए यार, बहुत बहुत ख़तरनाक मुद्दे मिलते हैं। मतलब इतना अफसोस होता है देख के कि वही कि घर नहीं है, छत नहीं है, ज़बरदस्ती लोग आके उनके पर, जैसे नरगिस दत्त में ही है, उनको कोई ना कोई दबाव पड़ता रहता है बीएमसी से करके, और सब लोग, क्योंकि इन लोग आसान है इनको दबाना, वो दबाते रहते हैं। बिल्डर वालों का वो गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है, चाहे वो बीकेसी का हो। अभी सबसे बड़ा बताइए आपको, आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दा है नहीं बात कर रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई है, उसका अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सलमान खान के वजह से हुई है, ये मैं मानूंगा नहीं। कोई भी अक्लमंद इंसान होगा जिसके पास थोड़ा दिमाग है, ये एक मोटिवेटेड मूवमेंट है, मूव था ये, कुछ और ये सिंपल नहीं कि भाई उनको हेल्प कर रहे थे इसलिए मार दिए। बकवाई फिल्म में नहीं देख रहे यार हम लोग, कोई पुरानी सीक्रेट पिक्चर नहीं बता बहुत सारे रहे। लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल ही गेम था, लोगों का कहना है। पॉसिबल, देखो जो भी अक्लमंद है वो करेगा, लेकिन हम कमिट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं। लेकिन डेफिनेटली ये सलमान खान का नहीं हो सकता, दूर दूर तक पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सवाल नहीं उठता वो, बिकॉज हाँ ये मेरी अकल कह रही है, और मेरे जैसे को लोग कहेंगे भाई तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा अकल है, तुम सोचते हो पर तुम सही कर हो, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता। इट वॉज अ मोटिवेटेड थिंग, इट्स अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या पर्सनल मोटिवेटेड था या बिजनेस मोटिवेटेड था, इस पर मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं जानता नहीं इसके बारे में इतना। चलिए आपने बात छेड़ी है, तो हम कहीं और चलते हैं। राज ठाकरे जी का भी कथन आया था कुछ दिन पहले कि अगर सत्ते में आते हैं राज ठाकरे, तो जितने मस्जिद के ऊपर प्लॉट लगे हैं उसको निकाल देंगे 48 घंटे के अंदर। वहीं सेकेंडरी नीतीश राणे कहते हैं कि मैं 23 के पहले सारे मस्जिद जितने भी होंगे सब उतार दूंगा। इस पे आपका क्या टेक है? इस पर मैं एक जवाब दूंगा, जो मेरे ही पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अब्बा का, मेरे वालिद का शेर पढ़ा था, तो मैं उसको बोलकर एलैबोरेट करूँगा। वो शेर ये है, इधर आओ सितमगर, इधर आओ सितमगर, हुनर अपनाए, हुनर आजमाए,
इधर आओ सितमगर हुनर आजमाए। तो किसको कहा जा रहा है? सितमगर, जो सितम कर रहा है। तो उसको बोल रहा है इधर इधर आओ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। तो वही है कि तुम, दूसरी बात इस पे मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि उनका मोटिव ही यही है कि वो कुछ ऐसा बेतुका कमेंट कर दे और उसके पर हम उनके ऊपर जवाब दें और प्रोवोक होकर ये बात चढ़ते 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 और ऊपर हो जाए, उनका काम सफल हो जाएगा। वो चाहते इस चीज़ को फैलाना, हम इसको फैलाएंगे नहीं, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि तुम्हारे बोलने से, लाउड स्पीकर निकालने से नमाज रुक जाएगी, अजान बंद हो जाएंगे, लोग आना बंद कर देंगे। तो तुम लाउड स्पीकर निकालो, कुछ भी निकालो, तुम्हारी मर्जी। तुम मस्जिदों पर झंडे फैलाओ, तुम्हारी मर्जी। उनका कहना ये है जी कि नमाज पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। जो हमें डिस्टर्ब होता है सुबह सुबह जो हमें नींद अरे मेरा भाई, हम नहीं कर रहे ना लाउड स्पीकर। लीगल है कि इलीगल है पहले बताइए आप। नहीं नहीं, पहले बताइए लीगल है कि इलीगल है। तो आप करो ना जो करना है, हमको क्यों बोल रहे हो? आपके हॉर्न देखे आपने गाड़ियों में जो हॉर्न बजते हैं, तो वो भी लीगल है कि इलीगल है? बजाते ना लोग, तकलीफ होते ना। तो कहने का मतलब है कि ये लाउड स्पीकर हमने आपको तंग करने के लिए नहीं बनाया लगाया। और अगर आप तंग हो रहे हैं तो राइट प्रोसेस से जाके उसका हल निकाल लीजिए। अच्छा सर, ये मुहिम में आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ तक कर्मा पहुँचे हैं, जिस तरह प्यार मिले आपको, और कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं आपकी मुहिम में? कहने का मतलब है जुड़ना, तो मैं देखो फिर से इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट नहीं ले रहा हूँ। मेरा आज का क्या प्रोग्राम है, आगे बढ़ो, आज का क्या प्रोग्राम है, लोगों को मिल रहा, क्योंकि मेरे लिए भी है ना आंखें खुली रह जा रही हैं कि क्या जिंदगी की, क्या वाकई ये बांद्रा है, क्या वाकई ये वही बांद्रा है कि जाओ हो मुझे बांद्रा में रहना है, मुझे यहाँ आना है, इतनी बड़ी जगह है। ये बांद्रा के नाम पे ये जो है ना, ये गाली है बांद्रा पे, बांद्रा के लोगों पे गाली है कि ऐसी भी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, और इस ज़िंदगी में लोग खुश भी हैं, अपनी ईद भी, दिवाली भी, गणपति भी सब मनाते हैं और सब खुशहाल जी रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि इतनी बदतर हालत में भी कोई, और तुम साले शीश महल हो या जो भी हो रह के इनकी मदद नहीं कर सकते। और जो आज कुर्सी पे हैं, चाहे वो शेलार हो, चाहे वो कांग्रेस आसिफ जकरिया हो, क्या किया है इनके लिए और क्या करेंगे? क्योंकि शेलार तो आज पहले 10 साल से, उससे पहले तो बाबा सिद्दीकी भी थे, तो बाबा सिद्दीकी सुनने में आता है कि उन्होंने ABC किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो बहुत जी सर, अगर जीतते हो आप, तक किस पार्टी को सपोर्ट देना चाहते हो, किस सरकार, मतलब होता है ना, कोई हम जीतते हैं तो हम कोई समर्थन नहीं किसी सरकार को? वो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि वो पार्ट बहुत दूर है। क्योंकि सही बात बताए, नया चेहरा है, लोग पहली बार देख रहे हैं। तो आपके मुंह में घी शक्कर के मैं जीत जाऊं, लेकिन जीतूंगा एक ना एक दिन, वो तो पक्का है, तय है। एक बार मोदी जी ने हाल ही में कहा है कटेंगे तो बटेंगे, वहीं मोदी जी कह रहे, योगी जी ने कहा, वहीं मोदी जी कह रहे एक है तो सेफ है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? इसमें सिंपल है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, कटेंगे तो बटेंगे, और उन्होंने क्या कहा है, एक है तो सेफ है। मतलब क्या हुआ, एक है तो सेफ का मतलब क्या है? मतलब बटो मत, मतलब बटोगे तो कटेंगे। वो एक ही चीज बोली उन्होंने सेम बात बोली है, खाली लफ्ज बदल दिए हैं। आप समझे जी? तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप जिस मुद्दा लेके चल रहे हो, काफी अच्छे मुद्दा है, पर काफी और भी नेता पॉलिटिकल है, जब चुनाव रहता है हम आपके साथ है, चाहे मैं मुसलमान हूँ आपके हमदर्द समझते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे बाकी, चाहे बहुत सारे हो, चुनाव के बाद ना वो सब भूल जाते हैं। जनरल तो मुस्लिम को हमारे कोई धर्म एक ही धर्म है, राजनीति है। तो आप इस पर कितना बिलीव करते हो? मैं थक गया उन लोगों को बोल के यही बात। मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरा जो हशर आज है ना, वो जो बहुत मशहूर शेर अपना कहानी है छोटी सी, कि भेड़ चरावा होता है, वो चराता है भेड़, तो उसको टाइम पास करना होता, तो एक दिन गांव वालों को चिल्लाता, अरे शेर आ गया, तो लोग डर के आते, मालूम पड़ा कुछ नहीं है। तो एक बार, 2 बार, तीसरी बार जो शेर आता है तो कोई सुनता नहीं है। तो मेरा हशर ये हो गया कि मैं जब बोलता हूँ उनको कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं बोलता भाई मुझसे पहले भी आपने ये बात सुनी है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं उनकी तरह मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि मेरे दिल में आज जो बात है वो बिल्कुल यही है कि आपके साथ खड़ा होकर काम करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, मुझे कोई लालच नहीं है, ना फेम की ना नेम की। नेम इतना बड़ा मजरू सुल्तानपुरी है कि मेरा वो गोल्डन वीज़ा है, वो दुबई के गोल्डन वीज़ा से बड़ा गोल्डन वीज़ा ये है। पूरी दुनिया में जब उर्दू अरब की बात होगी ना, मैं जा सकता हूँ।
तो मैं अपने उसमें इस चीज़ में मैं बहुत ही खुश हूँ। ये मेरे दिल में दर्द है और मुझे मौका मिला है कुछ करने का। तो जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स ही होना है, तब जाके आप कर पाओगे कि आपके हाथ ज़्यादा खुल जाते हैं उधर। तो रीज़न इसलिए मैं उतरा हूँ। अब सामने वाला समझ लेगा ठीक है, नहीं समझेगा ठीक है, लेकिन उम्मीद है समझ रहे हैं। मुझे प्यार बहुत मिल रहा है, मुझे थोड़ा बहुत फिर भी फीडबैक जो मिलते हैं, लेकिन वो फीडबैक को मैं अपने सर में घुसने नहीं दे रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। अभी जो लोग बैठे थे मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये आदमी को तुम कहाँ से ढूंढ के लाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे लिए, कि मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर कोई ऐसा बोलता है कि आदमी को तुम कहाँ से, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो देखते क्या होता है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? जिन पे लोग क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट जो है बल्ला, जिसको बल्ला बोला जाता है, वो चुनाव चिन्ह है मेरा। क्या बात है, बचपन में भी खेलते थे आप? जी। सर एक आखिरी गाना सुना दिया आपके फादर का, कोई कोई गाने देखिए, अभी कैंडिडेट भी आप उस पे बैठे मैं बता रहा हूँ, अभी परसों में रैली में चल रहा था और असर मतलब ये जो दोपहर के बाद का वक्त होता है, शाम से पहले जब सूरज थोड़ा नीचे आ जाता है, तो वो चलते चलते वो JBL का स्पीकर लेके चल रहे थे। उस बोलते उसमें ब्लूटूथ भी है, तो उसमें उन्होंने गाना लगाया और वही गाना एक बार KBC पे NDRF के हेड आए थे जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ के, तो उनको अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैंने सुना आप अच्छा गाते हैं, तो कुछ एक गीत सुनाइए। तो उनका मेरे पास रिकॉर्डेड क्लिप है। तो उन्होंने बोला कि मैं अक्सर अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो जंगल में चले जाते, कहाँ कहाँ चले जाते, कितना उनको सहना पड़ता है, तो मोटिवेट के यही गाना गाता हूँ। और वो गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये गाना उस दिन चल रहा था और मैं चल रहा था, तो मुझे आंखों में इतनी नमी आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे फादर ने गाना एक फिल्म के लिए लिखा है और आज मेरे लिए ये बात है कि साथी ना कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझे इशारे। क्या बात है, क्या बात तो ये सर ये आखिरी सवाल है। हाँ। भगवान करे आप जीते, आप चलो जीते, समझो आप हारते, तो फिर चुनाव लड़ने के आगे भी मंशा रखेंगे फिर? देखिए, मुझे समझ में आ गई बात कि मेहनत है, बहुत मेहनत है, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मेरे से कोई कनेक्ट नहीं हो पाता तो दिक्कत हो जाती। मैंने देखा शायद आप लोग से भी कनेक्ट हो रहा हूँ शायद, तो कहने का मतलब है कि वो एक खासियत है मुझ में कि मैं रिलेट कर सकता हूँ लोगों को। तो डेफिनेटली मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा और जितनी ज़िंदगी दे अल्लाह ने, मैं चलूँगा इस पर कि वो जो गिरे हुए हैं, जिनके जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ वो खड़े हैं। और आज मैं जब यहाँ से खड़ा हुआ हूँ बांद्रा से, तो थोड़ा मैं बोल देता हूँ अपने बारे में कि मेरा सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल ख़ानदान से नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ है ना, ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में जो रास्ते लिखे थे उसके थ्रू मैं इधर आया हूँ, लेकिन दिल में जो चोट थी वो इसी की थी कि लोग सामने जो मजलूम है, जो नीचे है, उनको लोग दबाते हुए चले जा रहे हैं और अपनी बिल्डिंगें बनाते, इमारतें बनाते चले जा रहे हैं और इनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है। तो मेरा मकसद यहाँ मुंबई बांद्रा में आके सीट का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो डिटेल अल्लाह की तरफ से मिली, मैंने ले ली और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरा मेन मुद्दा है इन बस्तियों में जाना और इन बस्तियों में इनको उजागर करना कि सेल्फ रिलायंट बनो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो, तो वो तुमको फुटबॉल बनाते जैसे बनाते हुए आए हैं वैसे बनाते रहेंगे। खुद पढ़ो लिखो, गंदगी हटाओ अपने घरों जहाँ से तुम रह रहे हो। हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर, ये दो मेरे मेन पॉइंट हैं जो मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, जबकि लोग काफ़ी सालों से यही बात कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, बांद्रा वेस्ट की बात करें तो बांद्रा में हर कौम के लोग हैं, मुस्लिम भी है, कैथलिक भी है, राजस्थान भी है, मराठी भी है। तो उन लोगों को, जैसे नॉन हिंदू, जो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, उन्हें आप कैसे रिझाएंगे, कैसे दूर करेंगे? देखिए मेरा, क्योंकि मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि कोई भी मुसलमानों का मुद्दा उठाता नहीं है। अगर जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर कुछ भी होता है, तो हमारा जो अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो ऑलरेडी सरकार है, उनकी तो बात करने से मतलब ही नहीं, वो तो सब जानते क्या है, लेकिन जो अपोजिशन है वो तक
मुसलमानों पे ऐसा हुआ या फला आदमी के साथ ऐसा हुआ वो जिक्र नहीं करता। दैट मीन हमको अल्पसंख्यक बोल के बंद कर दिया जाता है। मुसलमान क्यों नहीं बोलते हो आप क्यों नहीं बोलते ये फला मुसलमान घर पे ज्यादती हो रही है? तो एक ही हो गया। लेकिन उनको प्रेफरेंस देने का मतलब नहीं कि दूसरे जो है उनके साथ नहीं हम खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम हर उसी के साथ खड़े हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो हिंदू हो, जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है। आप बात समझिए कि दूसरों के साथ जुल्म किया जा रहा है। मणिपुर में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर काटम काटी की जा रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ से। हमको मौका मिलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम डाउन ट्रॉडन के साथ खड़े हैं। उसमें मुसलमानों का नाम हम अभी इसलिए ले रहे हैं कि कोई और लेने को तैयार नहीं है, खाली पेपर में हम पढ़ते हैं उनके बारे में, वरना हम सबके साथ खड़े हैं। देखिए कि ये जो बांद्रा है ये गढ़ है बीजेपी का, आशीष सिलार जी लगातार जी 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 जीते आ रहे हैं। जी जी और इस वक्त भी आपके सामने प्रतिद्वंदी आशीष सिलार जी 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 जी। उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। जब भी मैं किसी को मिलता हूँ कि मेरा नाम अंदलीब है और मैं आया हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होने, तो मैं कहता मैं जानता हूँ कि सामने दो दिग्गज हैं, एक आशीष सिलार है, एक आसिफ ज़करिया है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। उसके बीच में मेरा क्या होगा? लेकिन मेरा दिल और मेरी सोच उनसे बहुत बड़ी है। वो यहाँ है, हम यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि आप बांद्रा में, मैं जब 22-23 साल का था, यहाँ क्रिकेट मैचेस खेलता था, तो अक्सर रेक्लेमेशन से जाता था। चारंग शाहजहाँ उनका ऑफिस है, तो वो बस्ती आज तक भी वैसी ही है, नरगिस दत्त नगर। वो बस्तियों को देखता था, क्रिकेट वहाँ भी खेलता था। पहले खुला मैदान था तो उधर भी मैचेस खेलते थे। और 84 से लेके 40 साल हो गए, आज भी बस्ती वैसे ही है और गिरती भी गई है। लेकिन जब बांद्रा के जो मशहूर जगह हैं, जैसे कार्टर रोड है, बैंड स्टैंड है, वहाँ क्या बदलाव आया है कि जो एक घर वहाँ पे 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख का मिलता है, आज 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ का मिल रहा है। तो यानी बांद्रा ने तरक्की की, बांद्रा बहुत तरक्की किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? बस्तियों में सिर्फ मैं चक्कर काट के आया हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि जानवरों से बदतर जिंदगी है इन लोगों की। और ये वही बांद्रा है जिसके लोग, कितने दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, उनसे इनका ख्याल नहीं देखा जा रहा। तो मैं उस सोच से बोल रहा हूँ कि उस लिहाज से मैं बहुत ऊंचा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि हर नेता शुरू में जब आता है तो यही बात करता है, आप मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी है, खुशहाल ज़िंदगी दी है। मुझे कोई लालच नाम वाम का नहीं, पिक्चर विक्चर बना के लोग मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत करने आया हूँ और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। सर, आपका ख्याल कब आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? हम काफी में देख लिया हमने, अब सरकार जो भी मुझे तो सरकार आते हैं नहीं करता, अब मुझे लड़ना चाहिए। कब आपने सोचा? ये मैंने बहुत साल पहले की बात थी, एक स्क्रिप्ट सुनाई थी किसी को, और उसमें जो उसका नेगेटिव कैरेक्टर था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो सामने रिस्पॉन्स आया, उसको पॉलिटिशियन बनाओ, बिजनेसमैन मत बनाओ, क्योंकि सबसे पावरफुल पर्सन पॉलिटिशियन होता है। बिजनेसमैन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं भुगतेगा, कोई ना कोई जेल में उसको डाल सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन को टच नहीं कर सकता है। ये बात दिमाग में रह गई थी। फिर जो मैं आपको तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ज़िंदगी देखता रहा तो मैं एक बात समझ गया कि आदमी बड़े से बड़ा NGO चलाए, बड़े से बड़ा बिजनेस करे, लेकिन अगर अपनी बात मनवानी है तो यही एक प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिक्स। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आप जब आप गली कुची में जा रहे हो, रिस्पॉन्स मुझसे ज़्यादा तो आपको जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, कि मुझे तो ये फील्ड का पता ही नहीं है, अंदाज़ा नहीं। आप बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कोई मजा हुआ इंसान नहीं हूँ इस फील्ड में। तो मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो हंस के मिल रहे हैं, को आके मुझसे गले मिल के रो भी रहे हैं, जिनकी हालत बिगड़ी हुई है। तो वो कैसे मैं उसको रियलाइज़ करूँ कि भाई मैं हीरो बन गया? मैं अपने आप को हीरो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एनालाइज आपको ठीक से दे नहीं सकता। आपको फीडबैक उन लोग से लेना पड़ेगा या हमारे करीब जो है उससे मिलेगा। जी जी, अब मुझे भी रिस्पॉन्स मिला है कि लोग कर रहे हैं रिस्पॉन्स, बिकॉज मैं जो कह रहा हूँ उन लोग कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं, और मैं ऊपर वाला जानता है कि मैं सच्चे दिल से ही कह रहा हूँ। सर, एक बात पूछना था मुझे। बहुत सारे जो नेता जो होते हैं, पुराने नेता, भीड़ जमा करके पैसे दिलाइए, लेकिन आपका भीड़ जो मैं क्लिप देखा, मैंने वीडियो देखा, आपको प्यार, आपका स्वभाव देख के लोग भीड़ लग रहे हैं। मतलब दोनों में डिफरेंट नया हो, लेकिन फिर भी आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपको जनता का प्यार, बहुत उम्मीद लगा रखा आप पे।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी, अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कोई बड़े अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक किस्सा हुआ। अभी कल मैं रैली शुरू कर रहा था तो मेन रोड के पास ही खड़ा था, वहाँ सिग्नल में गाड़ियाँ आके रुकती हैं। ये क्या बज रहा है ये? हाँ, कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप मेरा मकसद जो मैं कह रहा था आपको कि मेरी जो जिस पार्टी से मैं खड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, वो आजमगढ़ की पार्टी है, रिकग्नाइज भले नहीं है, लेकिन उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं मैं उससे सहमत हूँ कि आपका पहला फ़र्ज़ ये है कि हम मुसलमानों पे जो जुल्म ओपन खुले आम हो रहा है तो उनके साथ खड़े होना, और उनके साथ ही साथ और भी दूसरे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जिनके ऊपर तकलीफ़ हो रही, चाहे वो मुसलमान हो या गैर हो, उनके साथ खड़े होना और रास्ते पे उनके साथ खड़े होकर उनके साथ उनकी मदद करना। तो ये सोच मेरी बहुत प्रैक्टिकल थी, क्योंकि आज सिर्फ बांद्रा की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं और उन्हीं की तरह जिस चाहे आप उसको, ये अगर अपने लोग हैं तो बोल दीजिए खामोश, अगर दूसरे तो ठीक है। हाँ, एक मिनट, एक बात। तो बॉलीवुड है कि एक्टर तो एक्टर बनता है, म्यूजिक फील्ड में तो मेरा म्यूजिक फील्ड बनता है, लेकिन आप क्या और इतने बड़े शायद बॉलीवुड में शायर थे, फिर आपने ये वो कैसे किया कि यहाँ पे आके चुनाव लड़े, चुनाव में देश की सेवा करे? ये एक्चुअली अब्बा शुरू से जो हमारे वाले साहब है, वो भी, उनका भी मंशा यही था कि लोगों की सेवा करें। इसलिए उन्होंने राइटर्स मूवमेंट, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था, और उनको लेफ्टिस्ट भी कहा जाता था, कहा जाता है, कम्युनिस्ट भी कहा जाता है, लेकिन उनकी थिंकिंग को सोशलिस्ट के सबका भला हो, तो वो पहले से इसमें थे इन्वॉल्व पॉलिटिकली। वो बात अलग है कि फिर वो गानों में गीत अपना बॉलीवुड में आ गए, वरना उनकी शेर व शायरी में इतना रेवोल्यूशन है कि बयान नहीं कर सकते। जैसे आपको शुरू का उनका जो सबसे मशहूर शेर है, जो हर कोई उसको बयान करता है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना क्यों ना हो, कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उसी में एक रेवोल्यूशनरी ये भी है कि रोक सकता हमें जिंदान बला क्या मजरूह, जिंदान प्रिजन को कहते हैं, कैद खाने को कहते हैं, रोक सकता हमें जिंदान बला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ है दीवार से छन जाते हैं, तकदीर का शिकवा बेमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर ना बन सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो रेवोल्यूशनरी थिंग उनके जीन्स में थी, वो सियासत पर उनके जीन्स में था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको तूल नहीं दिया, क्योंकि फैमिली को प्रेफरेंस दिया उन्होंने। फैमिली को इतना प्रेफरेंस, अपने घर वालों को इतना प्रेफरेंस दिया कि उनकी खुद की शेर व शायरी को उन्होंने कम कर दिया और फिल्मी गीतों को ज़्यादा बढ़ाया, कि वो चाहते थे कि हमको एक अच्छी जिंदगानी मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी मिले। और हम भी फिल्म में थे, बट उनके रास्ते पे इसलिए चल पाए कि उस पर हमको लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अरबी सीखी है, उन्होंने तिब किया था तो अरबी थी, यूनानी, अपने यूनानी उन्होंने मेडिसिन सीखा था तो फ़ारसी भी सीखना पड़ा था, फिर उर्दू भी सीखा था, तो टोटल में उनकी लैंग्वेज पे बहुत कमांड था। और वो हमेशा उनका दस्तूर ये था कि जब भी वो लेटते थे रात को तो हाथ में किताब रहती थी। अब हम लोग बम्बई की पैदाइश हैं, तो हम हिंदी भी थोड़ा बोल देंगे, मराठी भी थोड़ा बोल देंगे, इंग्लिश भी बोल देंगे, सब मिक्सचर भेलपूरी बना के बात करते हैं। तो एक तो वजह ये थी कि हम इस पर आए नहीं। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ फिल्म लाइन से है, बॉलीवुड से, तो हाँ हम भी थे इसमें। हम इनिशियली राजकुमार संतोषी साहब के साथ हमने एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हमने एक फ़िल्म की थी अंदाज़ अपना अपना, उसमें चीफ थे। फिर एक फ़िल्म थी दामिनी, उसमें भी हम चीफ असिस्टेंट थे। फिर खुद इंडिपेंडेंटली एक फ़िल्म डायरेक्ट की थी सलमान खान और उर्मिला को लेके, जानम समझा करो, 99 में। उसके बाद फिर जो उनका फिल्म का जो फुल लुक जो है, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज पूरा चेंज हो गया। आप देखिए 99 तक सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल स्क्रीन ज़्यादा थी, और पूरा एक तरीका होता था बनाने की फिल्म। बाद में फिर जैसे मल्टीप्लेक्सेस आ गए और कॉरपोरेट्स की एंट्री हो गई, तो पूरा फिल्म मेकिंग चेंज हो गई, एंड इट बिकेम अ मार्केट। फिर क्रिएटिविटी टू का बैक सीट, कि भाई हमको तुम ऐसा स्टार का ऐसा प्रपोजल बना के दो कि फ्राइडे सैटरडे संडे में मेरा 100 करोड़ मिल जाए, पैसे जाके निकल जाए। बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि जो एक डायरेक्टर का पैशन होता है फिल्म मेकिंग में, वो कम हो गया। तो
मुझे मतलब जो तरबियत दी है मेरे फादर मदर कि भाई चमचागिरी नहीं होती। बिल्कुल। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, हम बांद्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप उम्मीदवार हो, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मैदान में उतरे हो कि भाई? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम जिस पार्टी से खड़े हैं वो एक आजमगढ़ की पार्टी है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, रजिस्टर्ड पार्टी, रिकग्नाइज अभी नहीं हुई है लेकिन रजिस्टर्ड है। जी, कट किया मैंने, कट साइलेंट पे है फिर भी